हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम सर्कल में। दोस्तों मैं हूं निशा और आप सभी के लिए एक और प्रैक्टिस सेट लेके आ गई हूं। ठीक है, तो मैंने जैसे कहा था कि जो दूसरा वीडियो आया था उसमें मैंने 50 क्वेश्चंस करवाए थे और अभी फिर से 50 क्वेश्चंस मैं लेके आई हूं। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, हम लोग जल्दी जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं इस सेशन को। चलिए, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, थार मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी इनमें से कौन है। तो थार मरुस्थल की जो सबसे बड़ी नदी है वो है आपका, यहाँ है थार। गलत टाइपिंग हो गई है कहीं कहीं पे, तो थोड़ा सा मैं बताती चलूंगी कि कहाँ पे क्या है। तो यहाँ है थार। ठीक है, थार मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी इनमें से कौन है। तो यहाँ लूनी होना चाहिए, गलत टाइपिंग हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा लूनी। लूनी जो है वो थार मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी है और ये राजस्थान की भी सबसे बड़ी नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, थार मरुस्थल में निम्न में से किसका विस्तार अधिक है। तो थार मरुस्थल में हम बालू का टीला देखा जाए तो वो अलग अलग शेप में होता है। तो अलग अलग शेप में होता है, तो किस शेप का आकृति जो है वो अधिक देखने को मिलता है, तो वो आपका अधिक विस्तार मिलता है बरकान का। बरकान क्या होता है, एक अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है। ठीक है, तो अर्धचंद्राकार बालू का टीला जो होता है बरकान, इसका विस्तार जो है वो अधिक देखने को मिलता है थार के मरुस्थल में। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा डैश के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। तो पश्चिमी तट क्या है, तो देखिए ये है हमारा भारत। आधा मैप मैं बना रही हूँ। ठीक है, तो यह है भारत। इधर हमें क्या देखने को मिलता है, यहां से नहीं, थोड़ा सा नीचे से, यहाँ हमें पश्चिमी घाट जो है वो देखने को मिलता है। तो ये है पश्चिमी घाट, इधर है हमारा अरब सागर। ठीक है, और इधर है बंगाल की खाड़ी। तो ये है पश्चिमी घाट और ये है अरब सागर। तो इसके बीच का जो संकीर्ण पट्टी है ये वाला, ये क्या कहलाता है, ये जो संकीर्ण पट्टी है ये कहलाता है पश्चिमी तट। ये है हमारा पश्चिमी तट। और उसी तरह से इधर है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट जो है वो टूटा हुआ है, कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो पूर्वी घाट है और इधर है बंगाल की खाड़ी। तो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच का जो पट्टी है वो क्या कहलाता है, ये एक मैदानी भाग है, ये भी एक मैदानी भाग है और ये भी मैदानी भाग है। इसे कहते हैं पश्चिमी तटीय मैदान और इसे कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, और इसी में मैं एक चीज और बताती हूँ, इसको हम कैसे कैसे डिवाइड करते हैं। तो जो पश्चिमी तटीय मैदान है इसे हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में, यहाँ से मतलब ये है आपका महाराष्ट्र और गोवा का जो तट है वो कहलाता है कोंकण तट। 3 भागों में बांटते हैं, कौन कौन सा, तो एक है कोंकण तट, दूसरा है आपका कन्नड़ तट और तीसरा है मालाबार तट। तो कोंकण तट का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है, तो महाराष्ट्र और गोवा के तटीय, गोवा के जो तट है वो आपका है, महाराष्ट्र और गोवा का जो तट है वो है आपका कोंकण तट। ठीक है, कोंकण तट है और गोवा से लेकर आपका कर्नाटक में मंगलुरु है। ठीक है, मंगलुरु, तो गोवा के दक्षिण में यानी कर्नाटक वाला जो तट है वो हमारा हो जाता है कन्नड़ तट। क्या कहलाता है वो, कन्नड़ तट कहलाता है। ठीक है, और जो केरल का तट है, ठीक है, केरल का तट है यानी मंगलुरु से जो कन्याकुमारी तक का तट है वो हमारा कहलाता है आपका वो हमारा कहलाता है मालाबार तट। ठीक है, तो ये 3 भाग कौन कौन सा, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। ठीक है, उसी तरह से इधर हम देखें पूर्वी तटीय मैदान, तो इसको हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, तो पूर्वी तटीय मैदान जो है इसको भी 2 भागों में बांटते हैं। ये उत्तर वाला जो है वो कहलाता है उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार, और इसके दक्षिण में हो जाता है यहाँ तक जो है ये हो जाता है हमारा कौन सा, कोरोमंडल तट। ठीक है, तो पूर्वी तटीय मैदान को 2 भागों में बांटते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान को 3 भागों में बांटते हैं। पूर्वी तटीय मैदान में कौन कौन सा, उत्तरी सरकार और हमारा कोरोमंडल तट।
ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूर्वी तट और ये हो गया हमारा पश्चिमी तट। चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा डैश के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। तो किसके बीच होगा? पश्चिमी तट जो है वो अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच स्थित जो है वो संकीर्ण मैदान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरब सागर। इसका आंसर हो जाएगा अरब सागर। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है पश्चिमी तटीय मैदान के कितने भाग हैं? तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसके कितने भाग है, तो उसके 3 भाग है। 3 भाग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 भाग। इसका आंसर हो जाएगा 3 भाग। कौन कौन सा? कोंकण तट। कोंकण तट कहां से कहां तक? मुंबई से लेकर गोवा तक, यानी महाराष्ट्र और गोवा का जो तट है वो है कोंकण तट। और गोवा के दक्षिण में जो आपका गोवा से लेकर और कहां तक? मैंगलुरु, कर्नाटक का जो मैंगलुरु है वहां तक किसका विस्तार है? तो वहां तक है आपका कन्नड़ तट। और मैंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी कर्नाटक के दक्षिण में केरल का जो तट है वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाता है मालाबार तट। चलिए तो ये 3 भाग हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को डैश कहा जाता है। तो मैं वो भी एक्सप्लेन की थी कि जो पूर्वी तटीय मैदान है उसको 2 भागों में बांटते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। तो उत्तरी भाग जो है वो क्या कहलाता है? उत्तरी सरकार। और जो दक्षिणी भाग है वो कहलाता है कोरोमंडल तट। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है वो हो जाएगा उत्तरी सरकार। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है लक्षद्वीप द्वीप समूह का निर्माण निम्न में से किससे हुआ है? निम्न में से किससे हुआ है? तो ये हुआ है आपका प्रवाल से, है ना? प्रवाल से बना है। लक्षद्वीप द्वीप समूह का निर्माण जो है वो हुआ है आपका प्रवाल से। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्न में से किसे लक्काद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था? तो लक्षद्वीप जो है उसे लक्काद्वीप, पहले लक्काद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अभी लक्षद्वीप है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? तो लक्षद्वीप का जो प्रशासनिक मुख्यालय है वो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कावारत्ती। क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा कावारत्ती। कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है और ये प्रशासनिक मुख्यालय है। ठीक है, लक्षद्वीप जो है वो कहाँ स्थित है? तो भारत के पश्चिम में अरब सागर जो है, अरब सागर में ही स्थित है लक्षद्वीप द्वीप समूह। चलिए, और उसी लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती और वो प्रशासनिक मुख्यालय भी है हमारा लक्षद्वीप का। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है डैश द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं? तो इनमें से जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान एवं निकोबार। तो जो अंडमान और निकोबार जो है वो एक निमज्जित पर्वत श्रेणी है। निमज्जित पर्वत श्रेणी यानी वो समुद्र में डूबा हुआ है ना? वो पर्वत श्रेणी है लेकिन वो समुद्र में डूबा हुआ है। ठीक है, समुद्र में डूबा हुआ है तो उसका जो शिखर है वही है हमारा जो द्वीप के रूप में दिखाई देता है। वो उसका जो शिखर है वही हमें द्वीप के रूप में दिखाई देता है, जो ऊपर जो पोर्शन दिखता है। ठीक है, तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। तो ये हो गया आपका आंसर अंडमान एवं निकोबार। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी डैश द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है?
तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है? ज्वालामुखी के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें से एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा होता है? जो हमेशा एक्टिव रहता है, उससे हमेशा उद्गार जो है वो होता रहता है। तो भारत में ऐसा कौन सा ज्वालामुखी है, कहाँ है? तो वो है अंडमान निकोबार का जो बैरन द्वीप है, वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा अंडमान निकोबार का द्वीप समूह का जो बैरन द्वीप है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो वो क्या कहलाता है? तो देखिए, स्थलीय भाग, कोई भी स्थलीय भाग, चाहे वो किसी भी शेप का हो, ठीक है, उसका सिर्फ एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि वो स्थलीय भाग जो है वो तीन ओर से जल से घिरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तीन तरफ से जल से घिरा होना चाहिए। तो तीन तरफ से जब जल से घिरा होता है तो वो कहलाता है हमारा प्रायद्वीप। ठीक है, प्रायद्वीप। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो हमारा जो भारत है, एग्जाम्पल के लिए देखें तो हमारा जो भारत है, ये भारत को हम देखें तो इधर पश्चिम में हमें अरब सागर मिलता है, और इधर पूर्व में हमें बंगाल की खाड़ी मिलती है, और इधर दक्षिण में जो है वो हिंद महासागर देखने को मिलता है ना। तो तीन दिशा हुआ, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण। तो ये तीनों दिशाओं से क्या चीज से घिरा हुआ है? ये जल से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? एक प्रायद्वीप कहलाएगा। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ। एक और एग्जाम्पल, जैसे हम देखें, ये है हमारा अफ्रीका, है ना। ये है अफ्रीका और ये है इंडिया। तो ये है हमारा अफ्रीका और ये है इंडिया। ठीक है, अफ्रीका और इंडिया। तो इसके बीच ये देखिए, ये है अरब, है ना, ये अरब। तो अरब प्रायद्वीप, इसमें देखे तो इधर है हमारा लाल सागर, है ना, और इधर है अरब सागर, और इधर भी जलीय भाग से घिरा है, ये इधर भी जलीय भाग से घिरा है, इधर भी जलीय भाग से घिरा है। तो तीन ओर से जलीय भाग से घिरा है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? इसको अरब प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अरब प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो ये है अरब प्रायद्वीप, यहाँ भारतीय प्रायद्वीप। तो इस तरह के प्रायद्वीप होते हैं। प्रायद्वीप मतलब जो तीन, वह स्थल का वह भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो। ठीक है, तो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये था एग्जाम्पल, जैसे अरब प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप, इसलिए हम भारत को भारत प्रायद्वीप बोलते हैं, है ना, क्योंकि भारत एक प्रायद्वीप है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा प्रायद्वीप। क्या हो जाएगा आंसर? प्रायद्वीप। एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो या जलीय भाग से घिरा हो वो कहलाता है हमारा प्रायद्वीप। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम। तो पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? इस तरह का क्वेश्चन मैं पिछले सेशन में डिस्कस कर चुकी हूँ, फिर भी एक बार दिखा देती हूँ। देखिए, ये है हमारा, मैं थोड़ा सा पार्ट इसका बनाऊंगी। नॉर्थ इंडिया जो है हमारा, है ना, ये है हमारा उत्तर पूर्वी भारत। उत्तर पूर्वी भारत देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक जो है, ये यहाँ है अरुणाचल प्रदेश, ये है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद मिजोरम, ये चार राज्य हैं। तो इसकी जो सीमा देखे, इधर हो जाता है म्यांमार, ये है म्यांमार, ये है हमारा भारत, है ना। भारत का उत्तर पूर्व जो है वो भारत है। तो इसका देखें तो हिमालय का जो विस्तार है वो यहाँ से दक्षिण की ओर हो जाता है, दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, और इस तरह से इसका विस्तार देखने को मिलता है। म्यांमार में ये अराकान योमा कहलाता है, इसका जो विस्तार है। तो म्यांमार की सीमा
है ना। तो म्यांमार की सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो म्यांमार की सीमा का निर्धारण करता है तो अरुणाचल प्रदेश में है पटकाई बूम श्रेणी, है ना। पटकाई बूम पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में कहलाती है, नागालैंड में नागा पहाड़ियां, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ियां और मिजोरम में मिजो पहाड़ियां, है ना। तो ये सब की सब किस में आती हैं? ये आती हैं आपका पूर्वांचल में, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? पूर्वांचल बोलते हैं। तो ये पूर्वांचल जो है म्यांमार और भारत के पूर्वी भाग के बीच सीमा का निर्धारण करता है, तो ये क्या कहलाएगा? पूर्वांचल कहलाता है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पूर्वांचल। पूर्वांचल होगा यहाँ पे, पूर्वांचल जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी। गोवा के दक्षिण में स्थित जो पश्चिम तटीय पट्टी है उसे हम क्या कहते हैं? तो मैं ये एक्सप्लेन की थी जब पश्चिमी तटीय मैदान मैं बता रही थी, पश्चिमी तट बता रही थी, तो उसमें मैं बताई थी कि कौन कौन सा कहां से कहां तक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? सोचिए आप लोग। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी क्या कहलाएगा? वो हो जाएगा हमारा कन्नड़ तट। क्या कहलाएगा? कन्नड़ तट। कन्नड़ तट कहलाएगा हमारा ये गोवा के दक्षिण में स्थित जो पश्चिमी तटीय पट्टी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। देखिए इसको बहुत अच्छे से आप लोग समझिएगा क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत की मतलब ये हम उत्तर पूर्वी श्रृंखलाएं अगर देखें, उत्तर पूर्वी श्रृंखलाएं, तो उसे हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक आता है हमारा ट्रांस हिमालय और एक आता है हिमालय। ट्रांस हिमालय क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका निर्माण जो है हिमालय से बहुत पहले ही हो चुका है ना, और वो हिमालय से बहुत पुराना है, बहुत पहले हो चुका है और वो हिमालय से बाहर है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय बोलते हैं, है ना। तो ट्रांस हिमालय और ये हिमालय। तो हिमालय में अगर पूछा जाए कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो जैसे कि हिमालय है तो हिमालय हमारा भारत का ही नहीं पूरे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, ठीक है। हिमालय जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। तो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है तो इसमें जो माउंटेन्स होंगे वो भी सबसे ऊंचे होंगे, सबसे ऊंचे होंगे। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी अगर देखा जाए तो वो तो है माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है हमारा माउंट एवरेस्ट, लेकिन ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है ना। ये सिर्फ ना ही हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है बल्कि ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है हमारा माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। भारत में पूछ रहा है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो हिमालय, वो तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में पड़ता है ना। लेकिन हिमालय, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी आपका कंचनजंगा। कंचनजंगा, ये ध्यान देना है इस पे। ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है। अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन होगा? तो वो हो जाता है K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, और वो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ना। विश्व की प्रथम सबसे पहली विश्व की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी माउंट एवरेस्ट, और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाता है K2, है ना। K2 गॉडविन ऑस्टिन, लेकिन वो किस में है? वो ट्रांस हिमालय में आता है। कहाँ आता है? वो ट्रांस हिमालय में आता है, हिमालय में नहीं है वो ट्रांस हिमालय में है, ठीक है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो वो हो जाएगी माउंट एवरेस्ट, और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो वो हो जाएगा K2, है ना। और भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो वो भी हो जाएगा K2, लेकिन भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो वो हो जाएगा कंचनजंगा। क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कंचनजंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी वो हो जाएगा कंचनजंगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत की सबसे ऊंची चोटी। आया ना क्वेश्चन? भारत की सबसे ऊंची चोटी, बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा K2, इसे गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, ठीक है। तो K2 जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है।
इसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ट्रांस हिमालय में आता है ना। तो लद्दाख में इसका ये जो चोटी है वो है लद्दाख में, है ना। लद्दाख में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके जो है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है पीओके, उसमें ये पड़ता है K2, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी वो हो जाएगी कंचनजंगा। और कंचनजंगा जो है ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो वो है कंचनजंगा, है ना। चलिए, तो विश्व में देखा जाए तो पहली हो गई माउंट एवरेस्ट, दूसरी K2 और तीसरी हो गई कंचनजंगा, है ना। इसे ध्यान से समझना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे तो है भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 है, लेकिन ये कह रहा है कि पूरी तरह से भारत में स्थित है। तो पूरी तरह से भारत में स्थित जो चोटी है वो है नंदा देवी। कंचनजंगा भी है, लेकिन कंचनजंगा जो है वो उसका कुछ भाग नेपाल में भी पड़ता है और भारत में भी पड़ता है ना, इसलिए वो पूरी तरह से भारत में नहीं है। लेकिन नंदा देवी जो है वो पूरी तरह से भारत में है ना। तो पूरी तरह से भारत में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नंदा देवी, जो पूरी तरह से भारत में स्थित है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, महान हिमालय के वलय की प्रकृति कैसी है। तो महान हिमालय के वलय की जो प्रकृति है वो कैसी है। देखिए, वलन क्या होता है, जो हिमालय का निर्माण है वो वलन द्वारा हुआ है। जैसे ये है कोई पृथ्वी, ये क्रस्ट हो गई, है ना, क्रस्ट हो गई, इस पे जब दोनों तरफ से बल लगता है, दोनों तरफ से बल लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, संपीड़न बोलते हैं, कंप्रेशन, है ना, कंप्रेशनल फोर्स, है ना। तो संपीड़न जब इसमें होता है तो ये क्या होता है, ये थोड़ी सी वर्पिंग होती है, इसमें थोड़ी सी वर्पिंग होती है ना। और इस पे जब और ज्यादा बल लगता है तो इसमें क्या होता है, मोड़ पड़ जाता है, इसमें जो है वो मोड़ पड़ जाता है ना। तो इस तरह से ये मोड़ पड़ जाता है, तो ये क्या हो जाता है, ये वलय की तरह बन जाता है। तो इसका जो वलय है तो वो देखिए, एक होता है वलय, कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, एक होता है सम्मित, एक होता है सम्मित और एक होता है असम्मित। तो जैसे ये देखिए, ये इसका और इसका दोनों पार्ट को हम जोड़ दें, तो जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, सम्मित कहलाता है। लेकिन इसको जोड़ा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असम्मित हो जाएगा। तो इसका वलय कैसा है, असम्मित है, और ये सम्मित। तो हिमालय के वलय की, महान हिमालय के वलय की जो प्रकृति है वो कैसी है, तो वो है आपका असम्मित। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। महान हिमालय का क्रोड डैश का बना है। महान हिमालय का जो क्रोड है, उसका जो कोर है वो कैसा है, क्या चीज का बना है, तो वो है आपका ग्रेनाइट से बना है, जो एक बैथोलिक संरचना होती है ना, बैथोलिक संरचना जो ग्रेनाइट से बनी होती है। तो इसका जो क्रोड है वो कैसा है, ग्रेनाइट से बना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाल, धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं किस हिमालय का भाग है। तो जैसे महान हिमालय को देखा जाए तो महान हिमालय जो है एक सतत श्रृंखला है, वो कंटिन्यूअस है, कहीं टूटी हुई नहीं है। लेकिन लघु हिमालय जो है वो टूटी हुई है, वो कंटिन्यूअस नहीं है, असतत है ना। तो असतत है, तो उसमें देखा जाए कौन कौन सी श्रृंखलाएं आती है लघु हिमालय में, ऐसे मैं पिछले सेशन में डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से रिकॉल करा देती हूँ आपको। तो इसमें जो है आपका एक है पीर पंजाल, पीर पंजाल ये है आपका कश्मीर में, ये पड़ता है कश्मीर में। उसके बाद पीर पंजाल के बाद एक होता है धौलाधर, धौलाधर, धौलाधर जो है ये कहाँ है,
तो ये पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। धौलाधर जो है ये है हिमाचल प्रदेश में। फिर पंजाब, धौलाधर। उसके बाद एक होती है मसूरी, मसूरी श्रेणी। तो मसूरी श्रेणी जो है ये कहाँ है, तो ये है आपका उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। उसके बाद है नागटिब्बा, नागटिब्बा। नागटिब्बा जो है ये भी उत्तराखंड में पड़ता है और इसका कुछ भाग जो है वो नेपाल में भी पड़ता है ना। तो नागटिब्बा का कुछ विस्तार जो है वो नेपाल में भी हो जाता है। तो कौन कौन सा, पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा। उसके बाद महाभारत, महाभारत श्रेणी ये कहाँ है, तो इसका विस्तार जो है वो है नेपाल में, ठीक है। उसके बाद एक श्रेणी हो जाती है दार्जिलिंग, दार्जिलिंग श्रेणी ये कहाँ है, ये है आपका पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो ये जितनी भी श्रेणियां हैं ये सारी किसमें हैं, ये सारी हो जाती हैं लघु हिमालय, जिसे मध्य हिमालय भी बोलते हैं या निम्न हिमालय भी बोलते हैं या हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। 4 नाम है टोटल इसके, लघु हिमालय, निम्न हिमालय, मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय, है ना। तो ये जितनी भी श्रेणियां हैं इस सारे का विस्तार जो है वो किसमें मिलता है, ये सब श्रेणियां जो है वो किस हिमालय में है, तो ये आती है आपका लघु हिमालय में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लघु हिमालय। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्न में से किस श्रृंखला, टाइपिंग में इतना गड़बड़ हो गया है, श्रृंखला, निम्न में से किस श्रृंखला का निर्माण, किस श्रृंखला का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई, यहाँ पे होगा असंपीड़ित, जो छूट गया है, असंपीड़ित अवसादों से हुई है ना। निम्न में से किस श्रृंखला का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से हुई है ना। तो असंपीड़ित जैसे मैं बताई हूँ कि हिमालय का निर्माण किससे हुआ है, संपीड़न द्वारा हुआ है, वलन द्वारा हुआ है ना, वलन के द्वारा हुआ है। लेकिन तो उसमें कौन सा, महान हिमालय और मध्य हिमालय जो है वो संपीड़न के द्वारा हुआ है। लेकिन इसमें जो शिवालिक है, शिवालिक का निर्माण असंपीड़ित अवसादों से, मतलब जो अवसाद, जिन अवसादों द्वारा इसका निर्माण हुआ है उस पर कोई कंप्रेशन नहीं हुआ है, कोई संपीड़न नहीं हुआ है, बस वो ऐसे ही ऊपर उठ गया है। तो ये असंपीड़ित अवसादों से हुई है किस श्रृंखला का निर्माण, तो वो हो जाएगी आपकी शिवालिक। जो शिवालिक है उसका निर्माण नदियों के द्वारा लाई गई, नदियां जो हिमालय से नदियां निकल रही थी उनके द्वारा जो अवसाद बहा कर लाए गए थे उनके, मतलब उस अवसादों के निर्माण, अवसादों से जो है वो शिवालिक का निर्माण हुआ है ना, शिवालिक का निर्माण हुआ है। तो वो अवसाद जो है वो असंपीड़ित है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है मालवा का पठार निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो मालवा का पठार, जैसे प्रायद्वीपीय पठार है, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसको हम देखें, देखिए मैं बनाती हूँ थोड़ा सा मैप इसका, है ना। इधर से एक निकलती है नर्मदा नदी, ये है नर्मदा नदी, नर्मदा, और एक है तापी, है ना, ये तापी है, नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी है और ये तापी है। नर्मदा के, इस नर्मदा नदी के और इधर ऊपर में देखा जाए तो प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार देखने को मिलता है। तो प्रायद्वीपीय पठार जो है वो 2 भागों में बटा है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा जो है प्रायद्वीपीय पठार है। मतलब उत्तरी मैदान जो है, जो हमारा भारत का उत्तरी मैदान है, जब हम उसका भौतिक स्वरूप पढ़ते हैं तो उत्तर में हिमालय है, हिमालय के बाद दक्षिण में उत्तरी मैदान मिलता है, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार मिलता है और इधर राजस्थान में मरुस्थल मिलता है। तो उत्तरी मैदान के दक्षिण में
है ना, उत्तरी मैदान के दक्षिण वाला जो पूरा भाग है वो हमारा हो जाता है प्रायद्वीपीय पठार। इसमें मरुस्थल भी है, तटीय मैदान भी है, पश्चिमी घाट भी है, वो सब है, लेकिन ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। तो प्रायद्वीपीय पठार में देखा जाए तो ये जो नर्मदा है, नर्मदा नदी जो है वो प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटती है। तो नर्मदा नदी के उत्तर वाला जो भाग है ना, नर्मदा नदी के उत्तर वाला जो भाग है वो कहलाता है मध्य उच्च भूमि। क्या कहलाता है, मध्य उच्च भूमि। और नर्मदा के नदी के दक्षिण में जो है वो है दक्षिण का पठार, दक्षिण का पठार, दक्षिण का पठार। ये नर्मदा के उत्तर में जो है वो है आपका मध्य उच्च भूमि और ये हो गया दक्षिण का पठार, है ना। तो इसी मध्य उच्च भूमि में किसका विस्तार है, तो मालवा का पठार पड़ता है इसी में। इसमें विंध्य श्रेणी भी पड़ता है ना, विंध्य श्रेणी और मालवा का पठार हो गया आपका, बुंदेलखंड का पठार हो गया, है ना, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, ये सब मध्य उच्च भूमि में आता है। और दक्षिण का पठार है, इसे दक्कन का पठार भी बोलते हैं, दक्कन का पठार, इसे दक्कन का पठार भी बोलते हैं। तो दक्षिण का पठार या दक्कन का पठार। तो नर्मदा के उत्तर में मध्य उच्च भूमि और इसके दक्षिण में दक्षिण का पठार, है ना। तो मध्य उच्च भूमि में कौन है, विंध्य श्रेणी हो गया, मालवा का पठार हो गया, है ना, बघेलखंड हो गया, बुंदेलखंड हो गया, ये सब मध्य उच्च भूमि आता है। दक्षिण का पठार में देखा जाए तो इधर छोटा नागपुर का पठार है ना, छोटा नागपुर का पठार है, इधर पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है ना, तो ये सब आता है। तो इधर मालवा का पठार देखा जाए तो निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाता है आपका मध्य प्रदेश वाला जो रीजन है वो मालवा का पठार पड़ता है मध्य प्रदेश में, है ना। और इसका कुछ विस्तार जो है राजस्थान के दक्षिण पूर्व में भी देखने को मिलता है। तो मालवा का पठार का विस्तार मध्य प्रदेश और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में हमें देखने को मिलता है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, हमारा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ये हो जाएगा हमारा आंसर, मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे हम लोग थोड़ा और देखेंगे इसके बारे में। राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा के पठार का विस्तार है, तो मालवा के पठार का विस्तार राजस्थान के दक्षिण पूर्व में हमें देखने को मिलता है। दक्षिण पूर्वी विस्तार जो है वो है मालवा का पठार। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो गई है, यहाँ पे होगा बघेलखंड, बघेलखंड। तो बघेलखंड ये गलत है, बघेलखंड का विस्तार किस राज्य में है, किस इनमें से किन राज्यों में है, किन विस्तार निम्न में से किन राज्यों में है, ये होना चाहिए क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है। बघेलखंड का विस्तार निम्न में से किन राज्यों में है ना, निम्न में से किन राज्यों में है, तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो है वो किसका विस्तार देखने को मिलता है, तो वो मिलता है आपका बघेलखंड जो है, बघेलखंड का पठार जो है वो उसका विस्तार है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, है ना। उसी तरह से बुंदेलखंड जो है इसका विस्तार कहाँ देखने को मिलता है, तो ये पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आपका है बुंदेलखंड, है ना। और बघेलखंड मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ये पठारी भाग है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। छोटा नागपुर के पठार में निम्न में से कौन सा पठार शामिल नहीं है, तो छोटा नागपुर का पठार देखा जाए तो जैसे मैं बताई हूँ पीछे, इधर जो है वो छोटा नागपुर का पठार हमें देखने को मिलता है ना। तो छोटा नागपुर का जो पठार है वो दक्षिण का पठार है, उसी का भाग है ना, दक्कन पठार में पड़ता है। तो छोटा नागपुर का पठार इसमें देखा जाए तो अलग अलग पठारों भाग में बटा हुआ है, जिसमें पड़ता है आपका रांची का पठार, पड़ता है हजारीबाग का पठार, यहाँ पे कोडरमा होगा, कोडरमा का पठार, ये तीनों जो है वो छोटा नागपुर पठार का भाग है ना। रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार जो है वो तीनों हमारा किसका भाग है, छोटा नागपुर पठार का भाग है, ठीक है।
मालवा का पठार ये मध्य उच्च भूमि में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मालवा का पठार, है ना, ये शामिल नहीं है। छोटा नागपुर का पठार देखा जाए तो ये किस रीजन में आता है, तो इधर कुछ भाग जो है ये बिहार का जो दक्षिणी भाग है ना, उसका कुछ भाग इसमें पड़ता है। उसके बाद इधर छत्तीसगढ़ का कुछ भाग पड़ता है, उसके बाद उड़ीसा का कुछ भाग पड़ता है, पश्चिम बंगाल का कुछ भाग पड़ता है और बीच में झारखंड हो जाता है हमारा, है ना। तो मुख्य रूप से इसका विस्तार देखें तो हमें झारखंड में देखने को मिलता है, लेकिन इनमें से कुछ राज्यों में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि बिहार में जो है छोटा नागपुर का पठार का कुछ हिस्सा है जो दक्षिणी बिहार में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है छोटा नागपुर के पठार का विस्तार मुख्यतः भारत के किस राज्य में है। तो अभी मैंने बताया क्या होगा आंसर इसका हो जाएगा झारखंड। झारखंड में इसका मुख्य रूप से विस्तार जो है वो झारखंड में है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है उत्तराखंड के उस दर्रे का नाम बताएं जिसका प्रयोग तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए किया जाता है। तो वो कौन सा दर्रा है जिसका उपयोग करके हम कैलाश मानसरोवर तक पहुंचते हैं, तो वो है आपका लिपू लेक दर्रा। लिपू लेक दर्रा का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कैलाश मानसरोवर जाने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लिपू लेक दर्रा जो उत्तराखंड में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। तो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है वो हो जाएगा नाथुला दर्रा, ये जो है ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है नाथुला दर्रा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा दर्रा तवांग और लहासा को जोड़ता है ना। तवांग जो अरुणाचल प्रदेश में और लहासा जो है वो तिब्बत में, यानी भारत और चीन का जो सीमा है, भारत और चीन का जो बॉर्डर है ना, उसमें कौन सा दर्रा है इसमें, तो बुमला दर्रा जो है, बुमला दर्रा वो तवांग और लहासा को जोड़ता है ना, जो भारत और चीन के सीमा पर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्न में से किस दर्रा को जम्मू तथा श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के नाम से जाना जाता है। तो जम्मू तथा श्रीनगर को जोड़ने वाला जो दर्रा है जिसे गेटवे के नाम से जाना जाता है वो कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा बनिहाल दर्रा, है ना। जम्मू और कश्मीर के बीच में कौन सा दर्रा है, बनिहाल दर्रा, जो दोनों को एक दूसरे से जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हिमाचल प्रदेश में डैश एक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण है। तो हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग दर्रा है वो टूरिज्म के लिए फेमस है ना, टूरिज्म के लिए ये फेमस है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मैं पीछे ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। क्या होगा इसका आंसर, आप लोग सोचिए जरा। इसका आंसर हो जाएगा K2, गॉडविन ऑस्टिन। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है एक मेज की आकृति वाला स्थल है। तो मेज की आकृति वाला जो स्थल वो क्या कहलाता है, मेज की आकृति किसका होता है, जैसे ये कोई ऊंचा उठा हुआ भाग है और इसका जो ढाल है वो खड़ा हो और ऊपर का एकदम फ्लैट हो, है ना, एकदम फ्लैट होता है, मतलब मेज की तरह एकदम वो सपाट होता है ना। तो मेज हम देखें तो उसका ऊपरी भाग एकदम सपाट होता है, फ्लैट होता है। तो इस तरह की जो आकृति है, स्थलाकृति है, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है पठार, है ना। तो इसमें से जो प्रायद्वीपीय पठार है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, वो आपका एक मेज की आकृति वाला स्थल है। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो एक मेज की आकृति वाला स्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है उसे डैश नाम से जाना जाता है।
तो मैंने बताया था कि नर्मदा के उत्तर वाला जो भाग है प्रायद्वीपीय पठार का, वो क्या कहलाता है? मध्य उच्च भूमि, है ना। तो मध्य उच्च भूमि, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर भूमि नहीं होगा, यहाँ पे उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि। ये है मध्य उच्च भूमि, जिसमें मालवा का पठार आता है और विंध्य श्रेणी आता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में डैश से घिरी है। तो विंध्य श्रृंखला देखे तो ये कहाँ पे पड़ता है? ये है हमारा भारत, है ना। यहाँ पे विंध्य श्रेणी है ना, विंध्य श्रेणी है, और इसके दक्षिण में पड़ जाता है आपका, ये है आपका विंध्य श्रेणी, और ये है सतपुड़ा श्रेणी, है ना। सतपुड़ा श्रेणी जो है ये है आपका विंध्य श्रेणी, दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी तथा उत्तर पश्चिम में डैश से घिरी है। तो उत्तर पश्चिम में इधर जो है हमें अरावली का विस्तार देखने को मिलता है ना। इधर अरावली देखने को मिलता है। तो ये अरावली है ना, उत्तर पश्चिम में, इसके उत्तर पश्चिम में हम देखें डायरेक्शन, तो उत्तर पश्चिम में कौन हो गया? अरावली हो गया, है ना। तो ये है विंध्य, ये है सतपुड़ा, तो दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर पश्चिम में कौन हो गया? उत्तर पश्चिम में हो गया हमारा अरावली। तो ये अरावली से घिरी है विंध्य श्रृंखला। इसका विस्तार जो कैमूर श्रेणी, वो बिहार में इसका विस्तार देखने को मिलता है, कैमूर श्रेणी, है ना। चलिए ये हो गया हमारा, तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा अरावली। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, दक्षिण का पठार कैसा भूभाग है? तो जो दक्षिण का पठार है वो किस तरह का भूभाग है? त्रिभुजाकार है ना, त्रिभुजाकार है। कैसे? ये देखिए, ये है भारत, है ना, ये प्रायद्वीपीय पठार है, तो ये तो खुद त्रिभुज के आकार का है। और यहाँ है नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी के दक्षिण में है हमारा कौन सा? दक्षिण का पठार या दक्कन का पठार। तो इसका शेप देखे तो कैसा है? ट्रायंगल के शेप का बन रहा है। तो ये कैसा है? त्रिभुजाकार है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दक्षिण का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है? तो दक्षिण का पठार मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के उत्तर में मध्य उच्च भूमि और इसके दक्षिण में हो जाएगा दक्षिण का पठार या दक्कन का पठार। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, महादेव पहाड़ियां निम्न में से किसका भाग है? तो महादेव पहाड़ियां जो हैं वो किसका भाग है? तो हम देखें, इधर मैं बताई थी, है ना, ये है विंध्य श्रेणी और यह है सतपुड़ा श्रेणी, इसी का विस्तार है महादेव की पहाड़ियां, और इसमें मैकाल श्रेणी जो है देखने को मिलता है। तो महादेव की पहाड़ियां और मैकाल श्रेणी जो है वो सतपुड़ा का भाग है, सतपुड़ा श्रेणी जो है उसका भाग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, कैमूर की पहाड़ियों निम्न में से किस? थोड़ा सा टाइपिंग में कुछ उल्टा सीधा है, बस क्वेश्चन ध्यान से सुनिए और ऑप्शन सुनिए, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। चलिए, कैमूर की पहाड़ियां निम्न में से किसका भाग है? तो कैमूर की पहाड़ियां मैं पीछे ही जस्ट बताई हूँ कि इसमें क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा विंध्य पर्वत श्रेणी, है ना। विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार, बिहार में जो विस्तार देखने को मिलता है कैमूर श्रेणी, है ना, वो है हमारा कैमूर की पहाड़ियां। तो कैमूर की पहाड़ियां जो है वो विंध्य पर्वत श्रेणी का भाग है, जो विस्तार हमें देखने को मिलता है बिहार में। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैकाल पर्वत श्रृंखला निम्न में से किसका भाग है? तो मैकाल पर्वत श्रृंखला जो है वो भी सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग है, सतपुड़ा श्रेणी का भाग है। और एक चीज मैं बताती चलूं कि ये जो सतपुड़ा श्रेणी है और विंध्य श्रेणी है, ये किस तरह का पर्वत है? ये ब्लॉक पर्वत है ना, ब्लॉक पर्वत है, जिसे खंड पर्वत भी कहते हैं, एक तरह से भ्रंशोथ पर्वत भी इसको बोलते हैं, है ना, भ्रंशोथ पर्वत बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये कैसे होता है मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये है क्रस्ट, ये है क्रस्ट। इस पे क्या होगा? इधर दोनों तरफ में विपरीत दिशा में एक बल लगेगा,
तो मतलब ये क्या होगा, ये खींचेगा, और खींचेगा तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को मतलब ऐसे खींचेगा, तनाव लगेगा, इस पे तनाव बल काम करेगा। तो तनाव बल जब काम करता है और ये दोनों जब खींचता है तो इसमें क्रैक बन जाता है, क्रैक बन जाता है। तो ये क्रैक जो है वो इतना चौड़ा हो जाता है कि ये जो क्रैक है वो इतना चौड़ा हो जाता है कि ये बीच वाला जो भाग है ये नीचे आ जाता है। तो ये देखिए ये नीचे आ गया, और ये वाला भाग जो है ये दोनों ऊपर उठा रह गया। तो ये वाला भाग यही क्या हो जाता है, हमारा ब्लॉक पर्वत कहलाता है। ये ऊंचा भाग जो है यही ब्लॉक पर्वत कहलाता है। तो इसमें से एक जो है विंध्य श्रेणी है और इधर है सतपुड़ा श्रेणी, और इसी के बीच में नर्मदा प्रवाहित होती है। और ये सतपुड़ा श्रेणी है, और सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में एक मिलती है अजंता श्रेणी, है ना। वो उन दोनों के बीच में सतपुड़ा श्रेणी और अजंता श्रेणी, ये भी भ्रंशोद पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है, और इसके बीच से सतपुड़ा और अजंता के बीच से तापी प्रवाहित होती है ना। तो ये क्या है, रिफ्ट है, रिफ्ट घाटी है ना। इसके बीच ये वाला जो भाग है ये जो नीचे धस गया ये क्या हो गया, रिफ्ट बन गया, रिफ्ट घाटी बन गया, है ना, भ्रंश घाटी बन गया, और उसी भ्रंश घाटी से नर्मदा और तापी प्रवाहित होती है। चलिए, तो ये हो गया हमारा आंसर, क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, डैश का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है जिससे स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी एंगलोंग, कार्बी एंगलोंग, कार्बी एंगलोंग, यहाँ पे हो जाएगा कार्बी, मेघालय का पठार या कार्बी एंगलोंग का पठार या उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो वो किसका भाग है, दक्षिण पठार का भाग है। दक्षिण पठार, जैसे मैं बताई हूँ मालवा का जो पठार है ना, सॉरी मालवा नहीं, छोटा नागपुर का जो पठार है वो दक्षिण के पठार का भाग है ना। तो छोटा नागपुर पठार दक्षिण पठार में पड़ता है, और छोटा नागपुर पठार का ही भाग है कौन सा, मेघालय का पठार या कार्बी एंगलोंग का पठार, उत्तर कचार पहाड़िया, ये सब जो है वो छोटा नागपुर पठार का ही विस्तार है ना। लेकिन वो अलग कैसे हो गया है, तो अभी जैसे मैं एग्जांपल दी हूँ भ्रंश का, है ना, तो उसके बीच में छोटा नागपुर और मेघालय के बीच में, मेघालय का जो पठार है उसके बीच में एक भ्रंश देखने को मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं मालदा गैप। क्या बोलते हैं, मालदा गैप बोलते हैं, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो छोटा नागपुर का पठार जो है उसी का विस्तार है मेघालय का पठार, है ना। मेघालय में जो पठार देखने को मिलता है जिसे शिलोंग का पठार भी बोलते हैं, जिसमें तीन पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया, है ना। तो वो दोनों छोटा नागपुर और मेघालय का पठार दोनों छोटा नागपुर का ही विस्तार है। और छोटा नागपुर किसका, दक्षिण का पठार में पड़ता है, दक्षिण के पठार या दक्कन का पठार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण का पठार। तो दक्षिण के पठार का विस्तार ही है हमारा मेघालय का पठार या कार्बी एंगलोंग का पठार या उत्तर कचार पहाड़िया। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैं उसे मैप पे दिखाती लेकिन आप लोगों के पास चूंकि टाइम कम है, बिहार पुलिस के एग्जाम का बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा बच रही हूँ, टाइम आप लोग का सही यूज हो, ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। चलिए देखते हैं आगे। निम्न में से कौन मुंबई को नासिक से जोड़ता है, तो मुंबई को नासिक से कौन जोड़ता है, तो वो हो जाएगा हमारा थाल घाट। यहाँ पे थल नहीं होगा, थाल। थाल घाट जो है वो जो हमारा पश्चिमी घाट देखे, है ना, पश्चिमी घाट रफली हम देखते हैं इसको, ये है हमारा पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट है तो ये क्या है, एक सतत है ना, ये सतत है, कहीं से टूटा हुआ नहीं है, ये सतत है। इसमें बाय चांस कहीं पे ही देखने को मतलब पास मिलता है ना, कहीं कहीं पे पास है या दर्रा है। तो इसमें देखा जाए तो एक थाल घाट है जो मुंबई को नासिक से जोड़ता है, उसे हम कहते हैं थाल घाट। क्या कहते हैं, थाल घाट, है ना, पश्चिमी घाट में मिलता है। उसके बाद एक होता है भोर घाट। ये भोर घाट जो है वो मुंबई से पुणे को जोड़ता है ना, मुंबई से पुणे को जोड़ता है, एक मिनट, हाँ, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। मुंबई और पुणे के बीच कौन सा घाट है, भोर घाट है, और मुंबई और नासिक के बीच में कौन सा घाट है, थाल घाट है ना, थाल घाट, ये सब दर्रा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थाल घाट। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है? तो अभी मैं बताई हूँ क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा भोर घाट, है ना। भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है और थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा दर्रा केरल और तमिलनाडु के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा आपका पाल घाट, है ना। पाल घाट देखे तो नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, उनके बीच में ये पड़ता है पाल घाट, है ना। पलक्कड़ जिले से जोड़ता है, पलक्कड़ जो है आपका इसमें केरल में पड़ता है ना। तो केरल और तमिलनाडु के बीच जो कनेक्टिविटी प्रदान करता है वो कौन करता है? पाल घाट। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, तिरुवनंतपुरम और मदुरई, तिरुवनंतपुरम होना चाहिए यहाँ पे, तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करता है, तो वो हो जाता है सेनकोटा। सेनकोटा दर्रा जो है वो तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। उदगमंडलम, उदगमंडलम यहाँ पे हो जाएगा उदगमंडलम, इसे ऊटी भी बोलते हैं, है ना। ऊटी, ऊटी जिसे उदगमंडलम बोलते हैं, किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका तमिलनाडु में, जो एक पर्यटन स्थल है। ऊटी के बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे, एक हिल स्टेशन है ना। ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है, उदगमंडलम ऊटी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हिल स्टेशनों के, निम्न में से किसे हिल स्टेशनों के राजकुमार के रूप में भी जाना जाता है? तो किसे हिल स्टेशनों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है? तो वो है आपका कोडाई कनाल। कोडाई कनाल जो है ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में ही, है ना। तो कोडाई कनाल को हिल स्टेशनों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, दक्कन ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ है? तो जो दक्कन ट्रैप है ये इसका निर्माण जो हुआ है उद्गार, यहाँ पे होना चाहिए उद्गार, ज्वालामुखी उद्गार द्वारा। दक्कन ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ है? ज्वालामुखी उद्गार द्वारा। जैसे भारत जब प्रवाह माने ये आपका भारत जब गोंडवाना से अलग होके वो आगे बढ़ रहा था, तो वो किस हॉट स्पॉट से, एक रियूनियन हॉट स्पॉट है ना। रियूनियन हॉट स्पॉट जो है उससे गुजरा, तो उसी से जो है वो ज्वालामुखी उद्गार हुआ, है ना। ये कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, छोड़िए उसको, मैं सिंपली बता देती हूँ कि जो दक्कन ट्रैप है वो दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है आपका, दक्कन का पठार जो है दक्कन ट्रैप, उसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार द्वारा हुआ है। बस इतना याद रखिए, उसमें मत पढ़िए आप लोग, ठीक है। दक्कन ट्रैप का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार द्वारा हुआ है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उत्तरी सरकार का विस्तार किन नदियों के बीच है? तो उत्तरी सरकार का निर्माण का विस्तार जो है वो है महानदी और कृष्णा के बीच, है ना। महानदी और कृष्णा के बीच ये है हमारा भारत, और इधर है पूर्वी घाट देखने को मिलता है। तो इधर है महानदी, महानदी के बाद एक नदी आती है गोदावरी, उसके बाद है कृष्णा और उसके बाद है कावेरी, है ना। तो इसके बीच में महानदी और कृष्णा के बीच में जो विस्तार है ना, इसका उत्तरी सरकार, इसका विस्तार इन दोनों नदियों के बीच, ये कहलाता है उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार, है ना। उत्तरी सरकार, महानदी और कृष्णा के बीच उत्तरी सरकार का विस्तार देखने को मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिण भाग किस नाम से जाना जाता है? तो मैं बताई हूँ अभी, उत्तरी भाग क्या है? उत्तरी सरकार, और दक्षिणी भाग जो है वो हो जाएगा हमारा कोरोमंडल तट, है ना, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का कुछ भाग इसमें पड़ता है।
बंगाल की खाड़ी के साथ लगे भारतीय तटीय मैदान को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहलाता है? कोरोमंडल, कोरोमंडल तथा उत्तरी सरकार इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो उत्तर में उत्तरी सरकार, दक्षिण में कोरोमंडल, है ना। तो कोरोमंडल और उत्तरी सरकार जो है ये बंगाल की खाड़ी के साथ लगे भारतीय तटीय मैदान है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कोरोमंडल तट निम्नलिखित दो राज्यों का घर है। तो किसका किसका घर है? ये हो जाएगा, इसका ज्यादातर भाग तमिलनाडु में पड़ता है, लेकिन कुछ भाग आंध्र प्रदेश का भी पड़ता है ना। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का घर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मालाबार तट निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो मालाबार तट जो है वो केरल में अवस्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गोवा से कर्नाटक तक का तट क्या कहलाता है? तो गोवा से कर्नाटक तट, कर्नाटक तक का तट जो है वो कहलाता है कन्नड़ तट। चलिए ये मैं सब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मुंबई से गोवा के तट को क्या कहा जाता है? तो मुंबई से गोवा के तट को जो है वो कोंकण तट कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्कल तट कहाँ स्थित है? तो उत्कल तट जो है वो ओडिशा में स्थित है। उत्कल तट जो है वो ओडिशा में स्थित है, जो उत्तरी सरकार में ही पड़ता है ना। ये आंध्र प्रदेश का मैदान जो है वो भी उत्तरी सरकार में ही पड़ता है ना। तो उसको फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं। जो पूर्वी तटीय मैदान है उसको दो भागों में बांटते हैं मेजरली, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल, है ना। तो कोरोमंडल, लेकिन उसको फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं तो उत्तरी सरकार में हमें उत्कल तट देखने को मिलता है ना। आंध्र प्रदेश का मैदान जो है, तटीय मैदान जो है वो देखने को मिलता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा उत्कल तट, वो ओडिशा में हमें देखने को मिलता है। चलिए ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, है ना। यहीं पे हमारा सेशन खत्म होता है और जल्दी ही हम लोग मिलते हैं। क्योंकि 7 तारीख को आपका बिहार पुलिस का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो मेरी कोशिश है कि 7 तारीख से पहले यानी 6 तारीख को, 5 या 6 तारीख को लाइव हम लोग मैराथन करें, है ना। मैराथन करके 9th और 10th का जो भी सिलेबस है, जो भी क्वेश्चन है, लगभग 500 क्वेश्चंस हम लोग लेके आएंगे और हम लोग साथ में प्रैक्टिस करेंगे, है ना। जल्दी 7 तारीख से पहले हमारी कोशिश है कि वो हो जाए, है ना। अगर नहीं हो पाता है 7 तारीख से पहले तो आगे भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ताकि जिनका एग्जाम आगे होने वाला है, 7 के बाद होने वाला है, उन्हें भी वो बेनिफिट मिल सकता है। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैराथन कर लें, है ना। मैराथन करने के बाद फिर से मैं इस टॉपिक वाइज जो प्रैक्टिस सीरीज है ये मैं कोशिश करूंगी लेके आने का। लेकिन अभी हम लोग मैराथन करेंगे तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार करना पड़ रहा है। कोई थोड़ी सी हम लोगों की परेशानी है, शुरुआत है तो कुछ दिक्कतें आ रही हैं शुरू में, है ना। लेकिन फिर भी हम लोग का पूरा प्रयास जारी है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए इस चैनल के माध्यम से, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार करना पड़ रहा है, इसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं, है ना। लेकिन हम लोग जल्दी ही मैराथन लेकर आएंगे। जितने सब्जेक्ट्स का हो पाएगा सारे सब्जेक्ट्स का अलग अलग फैकल्टी के द्वारा जो है मैराथन लाया जाएगा। तो आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिए और ये सेशन अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा पाए। चलिए धन्यवाद।